वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे वर्कशीट 8 जो कि शेड्यूल की गई है फॉर 22 जुलाई 2020। सो दिस वर्कशीट इज आल्सो अबाउट अम्ल, क्षारक एवं लवण। सो इसमें भी हम अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट प्रीवियस जो वर्कशीट थी उसमें हमने इंडिकेटर यानी सूचक क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा, और इसमें हम पढ़ेंगे कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। सो सबसे फर्स्ट इसमें जो है अम्लों के धातु के साथ अभिक्रिया। सो देखिए अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, जिंक, आयरन। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये धातुओं के एग्जाम्पल हैं। और ये धातुएं कैसी हैं? ये धातुएं हम इनको क्रियाशील धातुएं कहेंगे जो कि तनु अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अब बच्चों यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तनु का क्या मतलब होता है। तो देखिए जिस अम्ल में H+ आयन की सांद्रता वो 99.9 आप कह सकते हो, ठीक है, यानी H+ आयन बहुत ज्यादा होते हैं तो ऐसा अम्ल क्या होगा? सांद्र अम्ल होगा। और उस अम्ल में जब हम उस अम्ल को हम पानी में डाल देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम तनु अम्ल कहते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा मीठा पानी अगर बन जाता है, ठीक है, तो वो एक तरह से सांद्र पानी आप उसको कह सकते हो। हम यहाँ पर केवल एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर बहुत ज्यादा मीठा पानी है और उसमें आपने और पानी ऐड कर दोगे तो क्या होगा? उसकी मिठास कम हो जाएगी, यानी वो क्या बन जाएगा? एक तरह से आप उसको तनु जो है पानी कह सकते हो, यानी पानी मिलाने के बाद वो क्या हो जाता है? तनु हो जाता है। सो इस तरह के अम्ल हमें तनु करना क्यों पड़ता है? क्योंकि जो सांद्र अम्ल होते हैं वो बहुत डेंजरस हैं यूज करने के लिए। सो इसमें क्या है कि धातु जो है, और साथ साथ क्या है कि अम्ल जो है वो जलीय विलयन में ही अम्लीय गुण जो है वो प्रदर्शित करते हैं। ये हम पहले भी प्रीवियस वर्कशीट में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जलीय विलयन का होना आवश्यक है, इसलिए भी हम उसमें पानी जो है वो मिलाते हैं। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। जिंक धातु की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया होगी? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट यहाँ से बनेगा। जिंक सल्फेट क्या है? ये आपका लवण है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी। इसमें आप चित्र में देख पा रहे हो कि इस प्रकार इस तरह से जो है ये सेट किया गया है जो भी उपकरण हैं, और इसके अंदर दानेदार जिंक के टुकड़े लिए गए हैं और इसके अंदर अम्ल जो है वो डाला गया है। उसके बाद जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उस गैस को पास कराया गया साबुन के विलयन से। देखिए जो हाइड्रोजन गैस है बच्चों वो हल्की होती है, ठीक है, वायु से हल्की होती है। आपने हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे भी देखे होंगे, वो हवा में ऊपर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो बुलबुले हैं वो हल्के होने के कारण ऊपर उठेंगे और साबुन के विलयन से वो निकलते हुए बाहर दिखाई देंगे। यहाँ पर जब हम जलती हुई मोमबत्ती इनके पास लेकर आएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस है वो फटफट की आवाज से जलने लगेगी, ठीक है। ऐसा क्यों है कि हाइड्रोजन गैस बच्चों वो ज्यादा ज्वलनशील गैस है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है, जिसके कारण वो फटफट की आवाज से जलने लगती है। अब यही जो क्रियाकलाप है, यही क्रियाकलाप आपका एक तरह से आप कह सकते हो कि आप किस प्रकार जांच करोगे हाइड्रोजन गैस की। जलती मोमबत्ती के द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच करने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये क्रियाकलाप आपका इसलिए भी है कि आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि आप हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करोगे। अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण एवं हाइड्रोजन गैस जो है निष्कासित होती है। और बच्चों अगर आप ये जो क्रियाकलाप हैं चैप्टर में एनसीईआरटी में जितने भी क्रियाकलाप गिवन हैं, कैसे रिएक्शंस होगी, ठीक है, तो ये सब अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो कंप्लीट चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर विजिट कर आप कंप्लीट चैप्टर एनसीईआरटी में जितने भी क्रियाकलाप है वो सभी आपको डिटेल जो है मिलेंगे। तो वहां पर जाकर आप इनको अच्छे से समझ सकते हो। जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा? लवण और हाइड्रोजन गैस। जितनी अधिक क्रियाशील धातुएं होंगी, देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये क्या है? ये अभिक्रियाशील धातुएं हैं। उतनी ही जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो उतनी ही तीव्र होगी। उसके अलावा कम अभिक्रियाशील धातुएं जैसे कॉपर, सिल्वर, मरकरी है, ठीक है, आप गोल्ड का एग्जाम्पल ले सकते हो, प्लैटिनम एग्जाम्पल ले सकते हो।
ये सभी तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। सो जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ डायग्राम्स भी दिए गए हैं। जिंक है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, ये जो है क्लोरीन है। अब यहाँ पर बना क्या, जिंक क्लोराइड, यानी जिंक और साथ में ये क्लोरीन इसके लग गए और दो हाइड्रोजन जो है यहाँ से आबंध बनकर और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। नेक्स्ट हम करें क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। तो देखो बच्चों, प्रबल क्षारक जो है क्रियाशील धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस ही निष्कासित करते हैं। यहाँ पर प्रबल क्षारक क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो जिंक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। स्टूडेंट्स जितने भी फॉर्मूले हैं आप साथ साथ जरूर लर्न कीजिए, इससे जो रिएक्शंस हैं, अभिक्रियाएं हैं, वो आपके लिए काफी इजी हो जाएंगी। सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। नेक्स्ट नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। नाइट्रिक अम्ल मैग्नीशियम और मैग्नीज के अतिरिक्त किसी भी धातु के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता। तो ये भी पॉइंट आपका नोट करने वाला है। जो नाइट्रिक अम्ल है स्टूडेंट्स, वो जो है क्या होता है, वो एक प्रबल आक्षिकारक होता है। अब ये आक्षिकारक का क्या मतलब है, प्रबल आक्षिकारक कौन है, आपने जो है फर्स्ट चैप्टर जब रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर पढ़ा है वहां पर पढ़ा था आपने, आक्षिकारक क्या होते हैं। आक्षिकारक वो होते हैं जो कि दूसरा जो भी कोई अभिकारक है उसको ऑक्सीजन देने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाइट्रिक अम्ल जो है ये भी एक तरह का बहुत ही प्रबल आक्षिकारक है। ये किसी भी दूसरे अभिकारक को ऑक्सीजन प्रोवाइड, एक तरह का एजेंट है ये, जो ऑक्सीजन देने में हेल्प करता है, खुद से ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, और दूसरे को जो है क्या कर देता है, दूसरे का उपचयन कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन देगा तो दूसरे का क्या होएगा, उपचयन होएगा। सो यहाँ पर जो नाइट्रिक अम्ल है ये केवल मैग्नीज और जो मैग्नीशियम है और मैग्नीज है, केवल इन्हीं के साथ, और ये भी नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर बहुत ज्यादा तनु होना चाहिए। ठीक है, सांद्र के साथ ये अभिक्रिया नहीं करेगा। सो इसके तनु अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ ये हाइड्रोजन गैस देता है और कोई भी धातु इसके साथ रिएक्ट होगी तो वो जो है हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। ठीक है, सो यहाँ से ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन गैस है उसको जो नाइट्रिक अम्ल है वो ऑक्सीजन दे देगा। ठीक है ना, यानी इसका हाइड्रोजन का क्या कर देगा, उपचयन कर देगा। और क्योंकि ये प्रबल क्या है, हमने कहा ऑक्सीकारक है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस की बजाय क्या फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस की बजाय पानी फॉर्म हो जाएगा। और ये खुद जो है ये जो नाइट्रिक के जो यौगिक होते हैं उनमें बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल NO फॉर्म हो सकता है, N2O बन सकता है या NO2 बन सकता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो इस तरह के नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं उनमें खुद को ये क्या कर लेता है, अपचयित कर लेता है। ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन निकलेगी इससे, तो ये क्या है, ये इसका अपचयन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो गया है। अगर फिर भी लगता है कि आपको प्रॉब्लम है तो आप कंप्लीट चैप्टर की जो वीडियो है वहां पर डिटेल में बताया है मैंने, वहां पर विजिट करके आप एक बार जरूर वहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड एवं क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स ये। अम्ल धातु के ऑक्साइड्स के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और ये क्या है, एक प्रकार की उदासीन अभिक्रिया। देखिए, अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो पहले धात्विक ऑक्साइड समझ लेते हैं। यानी धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, धात्विक ऑक्साइड्स बनता है। ठीक है ना, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी तो क्या बना, MgO। ठीक है ना, तो यहाँ से MgO बना। तो ये क्या है, ये धातु का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, MgO प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या फॉर्म करेगा, MgCl2 प्लस वाटर जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी क्या है, ये धातु का ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर जो है यहाँ से बन जाएगा। यानी ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया हुई, उदासीन अभिक्रिया। उदासीन कैसे हुई, अब देखिए अम्ल तो है ही, यानी एक तरह से यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड जो है ये जो धात्विक ऑक्साइड है ये इसकी प्रकृति यहाँ पर कैसी है, जी हाँ, इसकी प्रकृति यहाँ पर क्षारकीय है। अब ये क्षारक हो गया, ये अम्ल हो गया, लवण बना और जल बना, यही तो उदासीन अभिक्रिया होती है।
यहीं से हम कह सकते हैं कि जो धात्विक ऑक्साइड्स हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है। अब अगर हम अधात्विक ऑक्साइड्स की बात करें तो अधातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों, उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। वही रिएक्शन यहाँ पर भी होगी, लवण बनेगा, जल बनेगा, और ये भी एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, ये भी एक प्रकार की उदासीन अभिक्रिया होगी। ठीक, तो इसमें अधात्विक ऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का हम एग्जांपल ले रहे हैं, आप सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जांपल भी ले सकते हो। उसको अगर आप क्षार, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्षार है। ठीक है। सो ये अब इसकी प्रकृति कैसी है, यहाँ पर इसकी प्रकृति अम्लीय है। यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों आपस में मिलके क्या बना, लवण बना, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन गया। तो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर लवण है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अधात्विक ऑक्साइड्स हैं उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी प्रकृति अम्लीय है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है। आपको पॉइंट यहाँ पर यही लर्न करना है कि जो धातु के ऑक्साइड्स होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है, अधातु के ऑक्साइड्स होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। बाकी यहाँ पर सेम है, वही लवण बनेगा, वही जल बनेगा। ठीक है। अब अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है, वर्कशीट को अच्छे से क्लियर हो गई है आपको, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए रेडी हो जाइए। आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। सो आप ट्राई कीजिए। ठीक है। सो देखिए हम यहाँ पर आयरन की पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखेंगे। आयरन प्लस HCl, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी। ठीक है। अगर आप रिएक्शन को, इसको अभिक्रिया को बैलेंस करोगे, सो ये अभिक्रिया अब बैलेंस है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बनेगा यहाँ पर MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम प्लस, कैल्शियम की अभिक्रिया किससे करानी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो क्या बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है। सो आप अभिक्रिया इजीली बैलेंस कर सकते हो, फर्स्ट चैप्टर में आप सीख चुके हो। ओके। नाउ हमें करनी है आप सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। सो देखिए Fe प्लस H2SO4, क्या होगा यहाँ पर FeSO4 प्लस, यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सेम इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करोगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी। लास्ट रिएक्शन कैल्शियम की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करोगे तो कैल्शियम सल्फेट, ओके, कैल्शियम सल्फेट लवण बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से निकल जाएगी। सो काफी इजी रिएक्शंस हैं, आप इजीली इनको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। तो देखिए हमने ऊपर पढ़ा कि केवल मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम और ये क्या है मैग्नीज, ये दोनों डाइल्यूट जो नाइट्रिक अम्ल है केवल उसके साथ अभिक्रिया करके, ये केवल दो ऐसी धातुएं हैं जो इसके साथ अभिक्रिया करके क्या फॉर्म करती हैं, हाइड्रोजन गैस जो है फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कॉपर की अभिक्रिया दिखानी है, तो कॉपर के साथ नाइट्रिक अम्ल के, जो कॉपर है उसकी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होगी। फिर उत्पन्न क्या होगा, तो इसके लिए आप रिएक्शन देखिए क्या होता है। कॉपर जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनता है स्टूडेंट्स कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट, जो कि ब्लू कलर का होता है, ठीक है, बहुत ही डार्क ब्लू कलर आता है यहाँ पर। साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ पर उत्पन्न होगी और वाटर जो है वो निकलेगी। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो यहाँ पर आप 2 and 4, ओके, सो नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए नाइट्रिक एसिड हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रिक अम्ल जो है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है। सो इसने क्या किया, जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही थी उसको ऑक्सीजन देके उसको वाटर में बदल दिया और खुद जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपचयित हो गया। तो ये रिएक्शन होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती। नेक्स्ट क्या होगा, यदि एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, इस रासायनिक अभिक्रिया को भी लिखिए। तो देखिए इजीली आप कर सकते हो, एल्यूमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपको अभिक्रिया लिखनी है। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में हम यहाँ पर साथ में वाटर का यूज करेंगे एंड यहाँ पर NaOH ये भी क्या है एक्वस होगा एंड जो रिएक्शन होगी यहाँ पर बनेगा आपका NaAlO2, ओके।
ये क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ओके, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ओके, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और साथ में यहाँ पर क्या निकलेगी, साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पर निकलेगी। और इसको आप बैलेंस कर लीजिए, 2 2 एंड हेयर ऑल्सो 2। ठीक है, सो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यहाँ पर फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हम किस प्रकार कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के हैं। आप इजीली आंसर कर सकते हो। हमने यहाँ पर पढ़ा कि किस प्रकार जो है धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के हैं, जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल जो है बनता है। नेक्स्ट, क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी माँ अचार या चटनी धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखती। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों, अचार में जो है क्या डलता है, विनेगर डलता है। ठीक, या जो चटनी होती है उसमें भी क्या होता है, अम्ल होता है। तो जो विनेगर सिरका हम डालते हैं वो भी अम्ल है, एसिटिक अम्ल होता है। सो जो ये अम्ल होते हैं ये धातु के बर्तनों के साथ अभिक्रिया कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनकी प्रकृति संक्षारक होती है, जिसके कारण वो बर्तनों के साथ अभिक्रिया कर जाते हैं। और यही कारण है कि उससे जो है अभिक्रिया कर जाते हैं तो जो विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, विषैले यौगिक बनते हैं जो अचार को खाने लायक नहीं छोड़ते। और यही कारण है कि हम जो है, जो अचार है, चटनी है या खट्टी चीजें हैं, वो धातु के बर्तनों में नहीं रखते। सो आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कंप्लीट चैप्टर का लिंक मिल जाएगा जो कि एनसीईआरटी से कवर किया गया है। वहां पर आप कंप्लीट चैप्टर को समझ सकते हो डिटेल में। सो अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें भी तो आप फिर भी कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।